हेलो स्टूडेंट, नमस्कार बच्चों। आप सभी लोगों का अमर्स अकेडमी में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10 की साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके कुछ पार्ट के बारे में बताएंगे, क्या क्या बोर्ड में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है वो सब कृपया करके मेरा वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो उनको पास होने के लिए इतना समझ में आ जाएगा कि वो बच्चे पास हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन लाने की कोई गारंटी नहीं अगर जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा है। तो अगर मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो 100% 70 नंबर से साइंस में कम नहीं लाएंगे। इस वजह से जो क्वेश्चन देखे बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन अभी कराएंगे, पूरा पैटर्न बोर्ड की तरीके होगा। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन बताएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आगे के भी क्वेश्चन कुछ हमने कराए हैं, वो वीडियो जिन बच्चों ने देखा हो उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है कृपया करके मेरे अमर्स अकेडमी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब जो हम आपको पढ़ाएंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं बहुकल्पी प्रश्न, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। आपको लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे आज ही। ठीक है, आज की क्लास हम जो है लाइव क्लास चला रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस वजह से आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक पूरे साल में मस्ती की है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देख लेंगे तो क्या होगा, उनको कल के पेपर में जो आने वाला कल का पेपर है उसमें मुंह नहीं लटकाना होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है रुधिर में, कह रहा है रुधिर में कितने समूह होते हैं। रुधिर में कितने समूह होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप में कितने समूह होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 8। तो कौन सा बच्चों सही होगा? रुधिर मतलब रुधिर वर्ग में कितने समूह होते हैं, कितने समूह होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है बच्चों, अब आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। कह रहा है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें हीम और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा विटामिन सी, चौथा पोटेशियम। तो रक्त का रंग किसके कारण होता है? हीम। हीम का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब कौन सा बच्चे होता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें ये सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हीम होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है पौधों में पत्तियों तक, कह रहा है पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है। पौधों में भी क्या होता है, उनको भी पोषण मतलब भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। तो कह रहा पत्तियों तक कैसे जाता है? जो पेड़ पौधे भी पानी पीते हैं ना, तो क्या होता है जड़ से पत्तियों तक कौन लेकर जाता है? जिन बच्चों ने पढ़ा है ठीक है, तो उनको बहुत ही आसान से एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, बस पेन उठाना और टिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही पहला ऑप्शन है फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम का मतलब फल, जाइलम का मतलब जल, मज्जो का मतलब मज्जो से, ठीक बलकुट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा? जाइलम। जो पत्तियों तक जल लेकर जाता है, कौन लेकर जाता है? जाइलम। जाइलम मतलब जल। ठीक है, अब आपका इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लसिका में नहीं पाई जाती है, मतलब लसिका में नहीं पाई जाती है। ठीक, क्या क्या नहीं पाया जाता? लाल रुधिर रक्त कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या उत्सर्जी पदार्थ। इसमें से 3-4 चीजें दी हुई कि लसिका में नहीं पाई जाती। कौन कौन सी? क्योंकि देखो लसिका का पहला ऑप्शन कह रहा है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो लसिका में क्या होता है? लसिका का रंग लाल नहीं होता। अगर वो लाल होता तो उसमें क्या पाई जाती? लाल रुधिर रक्त कणिकाएं। ये क्या पाई जाती? ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, तो लसिका में क्या नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपको बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है CH3CO, CH3CO, CH3 का आईपीसी नाम बताइए। जिन बच्चों ने आईपीसी अच्छे से पढ़ा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेथनॉल, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, तीसरा है प्रोपेनॉल, चौथा है प्रोपेनल। ठीक है, जिन बच्चों ने आईपीसी अच्छे से पढ़ा उनको ये ऑप्शन करने में जरा सी भी नहीं दिक्कत होगी। तो बच्चों आप लोगों का कौन ऑप्शन है? ठीक, कमेंट्स गलत गलत, यस राइट, गुड बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चों ने ऑप्शन सही दिया है। कौन सा दिया है? प्रोपेनॉन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 नंबर पे आता क्या? 1 में प्रोप 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो एक ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन ग्रुप है, इस वजह से इसमें क्या लगा? नोन। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा है? कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब हम कुछ
क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों आने वाले हैं उसको आप अपने साथ आज के दिन, मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं कृपया करके मस्ती ना देखें, और नहीं तो क्या होगा, वो रिजल्ट में ये मिलेगा 0-0। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। कह रहा परागकण क्रिया और निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले आप जानोगे निषेचन क्या होता है और परागकण क्या होता है। निषेचन का अर्थ होता है कि नर और मादा का संलयन होना। निषेचन का अर्थ होता है कि नर व मादा का संलयन होना। परागकण का मतलब होता है जो परागकण में जो परागकण पाए जाते हैं उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके दोनों का मतलब। ठीक है, परागकण का मतलब होता है जो परागकण में जो परागकण होते हैं उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। ठीक है, तो अब इसमें देखो कैसे क्या जो डिफिनेशन लिखी उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो कह रहा परागकण परागकणों के पराग कोष के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागकण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इनको पहुंचाने तक परागकण की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता है। इस क्रिया में क्या होता है, ये अकेले ही करते हैं, किसी दो कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, या निषेचन में नर व मादक युग्मकों का संलयन होता है। अच्छा, ये जो दो कोशिकाओं का मिलन कब होता है, जब क्या होता है नर और मादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है नर और मादा के बीच में जो क्रिया होती है निषेचन की, वो कब होती है, परागकण के बाद क्रिया है। जब परागकण हो जाएगा उसके बाद की क्रिया कौन सी है, नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, यथा युग्मनज बनता है, या परागकण के बाद की क्रिया है। ठीक है, परागकण के बाद जो क्रिया होती है क्या होती है, निषेचन की क्रिया। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। कह रहा है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए क्या कह रहा है बच्चों। नर जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, जो नर का जनन तंत्र है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ग्रंथियां कौन कौन सी है, शुक्राशय एवं, कह रहा शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों के स्राव से शुक्राणु के साथ मिलते हैं। इस प्रकार शुक्राणु एक द्रव में आ जाते हैं, या द्रव शुक्राणुओं के स्थानांतरण को आसान बनाता है, या द्रव शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। जो शुक्राशय होता है, ठीक है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसको क्या आती है, एक प्रकार का पोषण देती है। ठीक है, और उसी को क्या है वो द्रव फॉर्म में भी बनाती है, और उसको क्या है बाहर निकालने में वो मदद भी करती है। ठीक है, समझ चुके होंगे बच्चों। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। कह रहा है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हर जगह पे ऐड चलता है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, बड़ा परिवार, दुखी परिवार। ठीक है, छोटा परिवार होगा तो आपका रहन सहन अच्छा होगा, बड़ा परिवार होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। ठीक है, या फिर आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो तब आपका बड़ा परिवार हो तब भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो छोटे लोग छोटा परिवार। ठीक है, तो उसी में डिफिनेशन में हमने कुछ लिखा, उसको देखिए, 2-4 लाइनें हैं जो भी। कह रहा परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर। कह रहे हैं परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो अब ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन क्वेश्चन कब आ जाए आपको नहीं पता होगा। ठीक है, आगे के भी सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने साथ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने अपने साथ नोटबुक कुछ ले लीजिए, पेन कॉपी, तो क्या उससे आप नोट करते चले सारे टॉपिक। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसको जो वायु में जलाने से पहले उसको रगड़ा क्यों जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को साफ करने के लिए दहन से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत होती है, उसको साफ करने के लिए, उसको दिखाने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रेगमाल से रगड़ते हैं कसके, तब जाके वो क्या है जलता है। ठीक है,
अब आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। कह रहा है शुद्ध, कह रहा है शुद्ध अशुद्ध, कह रहा है शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान आप लोगों ने अगर मेरा पीछे वाला वीडियो जिन बच्चों ने अच्छे से देखा तो हमने आपको बताया था कि 1 से 7 से नीचे जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, मतलब अम्ल होता है। और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो 7 क्या होता है, मिडिल होता है। तो 7 क्या होता है, जल का स्वाद कैसा होता है, किसी तरीके का नहीं होता ना। तो जल का पीएच मान कितना होगा, 7। ठीक है, तो क्षार क्या होता है, ऊपर कड़वा होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और ये क्या हुआ, जो जल है एक ऐसा, इसके किसी तरीके का टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, अशुद्ध अशुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होगा, 7। कितना होगा बच्चों, 7। अब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्या है, जो आप लोगों को फालतू चीजें नहीं बता रहे हैं, जितना आएगा बोर्ड में उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिससे आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। कैसे प्राप्त करें, आपके पास बुझा हुआ चूना है, उसमें क्या मिला दे जो हमें क्या मिल जाए, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। ठीक है, तो बुझे हुए चूने का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है, COH। ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना, प्लस हम क्या करेंगे, इसकी जल के साथ अब क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल के साथ इसके साथ करेंगे तो CaO। ठीक है, तो और हमें क्या मिलेगा, COO प्लस Cl2 प्लस जल। तो जब हम इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे, सॉरी यहाँ पर अभी प्लस Cl2 भी होगा। ठीक है, तो जब हम इसके साथ अब क्रिया करा देंगे COH प्लस H2O प्लस क्लोरीन के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। कह रहा है, पर इसमें जो अगला आपकी हेडिंग जो होगी उसमें कह रहा है कि क्या होता है जब, कह रहा है क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, रंग को हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है ना पानी का। तो वैसे ही इसमें भी कह रहा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तब क्या मिलता है या क्या बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला आप लोग पता ही होगा बच्चों, क्या होता, Na2O। ठीक है, प्लस जल में क्या किया हमने, इसको घोल दिया H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये चीज देखना है। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा 2NaOH। ठीक, हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसके आगे के क्वेश्चन भी देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 दिखाएंगे। ठीक है, उसमें देखिए बच्चों कौन कौन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ लीजिए ताकि आपको क्या है, अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई 2 तरीका बताइए। ठीक है, कह रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई 2 तरीके बताइए। ठीक है, लोहा चाहे जो भी हो, कुछ ज्यादा क्या है, जब भी कहीं से बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, बाहर आता है, तो क्या होता है, इसका एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, धूल बारिश हर चीज से उसका सामना करना पड़ता है, इस वजह से उस पर क्या है, जंग लग जाती है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो पहले कह रहा है लोहे की परत पर, जो लोहा होता है उसकी परत पर हमें क्या, पेंट या ग्रीस लगाकर रखना चाहिए। क्या, पेंट या ग्रीस लगाकर रखना चाहिए। पहला है 2 तरीके जो बताए, लोहे की परत पर पेंट या ग्रीस। पेंट से क्या होगा, जो भी कोई एटमॉस्फेयर, जो भी कोई भी चीज उससे टकराएगी तो वो पेंट पर रहेगी। ग्रीस से क्या होगा, बारिश वारिश से वो बचता रहेगा, भीगेगा नहीं, उस पर पानी की बूंद पड़ेगी तो तुरंत कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा कह रहा है लोहे की वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर जस्ते की, मतलब एक स्टील टाइप में होती है, उसकी जस्ते की परत चढ़ा देनी चाहिए, तब क्या होगा, लोहे में जंग नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब कह रहा है
योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर देखिए। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। कोई चीज है उसको जोड़ दे। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है ना। तो योगात्मक मक्का में मतलब क्या हुआ? जोड़। ठीक है बच्चों। तो अब योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस, कह रहा है योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं। आपस में पदार्थ दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ बना लेते हैं और कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बच्चों हम बता दिए दे रहे हैं। जैसे क्या होगा, आपके पास क्या है बच्चों? CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H4 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसको एक फॉर्म में और भी लिखना चाहे तो C2H4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन H2 के साथ क्या करेंगे? इसको सोडियम 200 डिग्री सेल्सियस से 300 कह रहा है। जो ये CH2 और हाइड्रोजन को क्या सोडियम के साथ 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे बेटा। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? जब इसको 200 से 300 डिग्री पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3 हमें क्या मिला? एल्केन मिला। हमें क्या मिला बच्चों? एल्केन मिला। एल्केन समूह यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है। जब CH2 को हाइड्रोजन के साथ सोडियम की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? एल्केन समूह मिलेगा। ठीक है। एल्केन का फार्मूला भी आप लोगों को बताए थे, C2H2n+2। ठीक। ये एल्केन के क्या था? फार्मूला था किसी कंपाउंड को निकालने के लिए। ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पर मिला? एल्केन मिला। ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्टिक अम्ल से मेथेन की, मतलब एस्टिक अम्ल से मेथेन बनाना। कह रहा है एस्टिक अम्ल से मेथेन का बनना कैसे बनाओगे? एस्टिक अम्ल से मेथेन को। ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है? एस्टिक अम्ल से मेथेन। ठीक। मेथेन क्या होता है? देखो एस्टिक अम्ल आप लोगों को पता है कौन सा होता है? एस्टिक अम्ल देखिए बच्चों आप लोग, CH3COOH, ये आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके NOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3COONA+H2O। ठीक है। तो हमने जब CH3 एस्टिक अम्ल और NOH के साथ अब क्रिया कराई तो हमें क्या मिला? सोडियम एसीटेट मिला। ठीक है। और क्या मिला? हमें जल मिला, लेकिन हमें मेथेन नहीं मिली। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक और आगे क्रिया करेंगे, देखें मेथेन मिली क्यों नहीं। ठीक है। तो फिर दूसरी क्रिया किसके साथ करेंगे? सोडियम एसीटेट के साथ। फिर NOH की क्रिया करेंगे तब देखिए क्या मिलता है। ठीक है। तो आपके पास सोडियम एसीटेट है, देखिए CH3COONA+NOH की उपस्थिति में इसके साथ अब क्रिया कराई गई तो हमें क्या मिला? पहले तो हमें मिला क्या बच्चों? CH3 मेथेन मिल गया। देखिए हमें एक CH3 हमें मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? मेथेन मिला। और क्या मिला हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाएगा, Na2 मिलेगा और CO3 मिलेगा। मेथेन भी मिल गया और सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिल गया। ठीक है। तो क्या मिल गया हमें? मेथेन भी मिल गया, जिसकी जरूरत थी वो भी मिल गया। क्या मिल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। ये आप लोगों को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। जब इसके साथ कराया तो हमें ये मिला। ठीक है। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपको जो पता है ये भी लिख सकते हो C2H4। ठीक है। अब ऐसे लिखा है, डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ। ठीक है। कभी भी केमिस्ट्री कोई भी चीज हो आप घबराना नहीं, आराम से करना। ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखिए आगे के क्वेश्चन कह रहा है क्या करना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के लिए आईपीसी का टॉपिक थोड़ा बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका कह रहा है आईपीसी नाम क्या है। जिन बच्चों ने आईपीसी नेमिंग अच्छे से पढ़ी होगी, पीछे भी बताए थे, उनको दिक्कत ये क्वेश्चन करने में नहीं होगी। ठीक है, तो अब पहला जो है कौन सा ग्रुप, पहले इसमें ग्रुप पहचाना जाता है, कौन सा ग्रुप है पहला बच्चों है, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगता है, प्रोपे, एल्डिहाइड में अल लगता है। ठीक है, तो प्रोपेनल। ठीक है, तो पहले में क्या लिखा जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो पहले में क्या होगा, प्रोपेनल। दूसरा कौन सा ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों, इसमें नोइक, ओइक जुड़ता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या जुड़ता है, ओइक जुड़ता है, तो इसमें क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक। ठीक है, तीसरा क्या है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। तीसरा क्या है बच्चों, क्लोरो। ठीक है, तो इसको कौन सा ग्रुप है, देखो क्लोरो, तो इसको क्या करोगे, क्लोरोमेथेन। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बच्चों, क्लोरोमेथेन। ठीक है, नहीं क्लोरो एथेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सीएल लगा हुआ ना, क्लोरो, तो हो जाएगा, इसको कहोगे क्लोरो एथेन, एथेन। ठीक है बच्चों, ये देखिए, जिन बच्चों को आईपीसी आती है उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा आपके पेपर में, आराम से लिखाना। ठीक है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्र चौड़क दांतों की संख्या बताइए तथा उनके कार्य बताइए। जो आगे वाले दांत हैं जिनसे हम लोग खाना खाते हैं या चबाते हैं या कुचलते हैं, उनकी क्या है, संख्या बतानी है। कितनी संख्या होती है, कितने पेयर में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो कह रहा है प्रत्येक जबड़े में अग्र दांतों की संख्या कितनी होती, दो ऊपर दो नीचे, तो कितने हुए, दो जोड़ी हुए। ठीक है, तो कितने हुए, दो जोड़ी। तो ये भोजन को कुचलने या चबाने में कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब कह रहा पुमंग और जयांग में अंतर लिखिए। ये है बच्चों, पुष्प से लेकर टॉपिक है, पेड़ पौधों से है। ठीक है, पुष्प पे लेकर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कह रहा पुमंग और जयांग में अंतर लिखिए। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, जो और जो जयांग है बच्चों, ये क्या होता है, स्त्री में आता है। ठीक है, पुमंग पुरुष नर भाग है, जयांग मेल भाग है। ठीक है, तो अंतर इसमें से बच्चों क्या लिखोगे, क्या लिखना है ये देख लीजिए कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से। तो इसमें जो अंतर, आप जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसमें क्या लिखना क्या नहीं लिखना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की, वो 1 मिनट में आंसर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस वही है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसमें से पुमंग में देखिए बच्चों क्या है, पुमंग क्या बताए थे, स्त्री केस, पुमंग पुष्प का नर भाग है। ठीक है, पुमंग क्या है, पुमंग देखो, पुमंग पुष्प का नर भाग है। जयांग क्या है, यहां पे आप टैग लगाए, जयांग पुष्प का, जयांग पुष्प का मादा भाग है। ठीक, अब आपने देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में नंबर लेकर जाएंगे। पुमंग और जयांग में अंतर लिए, पुमंग पुष्प का नर भाग है, जयांग पुष्प का मादा भाग है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से करने होंगे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा आनुवंशिकता के जनक कौन है। कह रहा आनुवंशिकता के जनक कौन है, जो उन्होंने लक्षण बताए थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते, कौन थे जनक। ठीक है, अब इसको आनुवंशिकता जिन बच्चों ने पहले चैप्टर में है साइंस के, कुछ बायोलॉजी के, वो पढ़ना होगा। जो बच्चे इंटर में इसको आप पूरे इन्होंने नियम दिए थे, वो नियम क्या है डिटेल से पढ़ने होंगे। ठीक है, हाई स्कूल में क्या है थोड़ा शॉर्ट में दिया गया था। जिन बच्चों ने डेली क्लास अटेंड की है वो क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं आनुवंशिकता के जनक कौन है। कौन है बच्चों, 1 नंबर का ऑप्शन आएगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए तो अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं किया हमेशा तुक्का मार के आओगे। ठीक है, इसमें तुक्का भी नहीं चलेगा क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, जब आता होगा तभी आप लिखोगे।
ठीक है, अन्यथा गलत लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, गलत लिखने से तुरंत वो काट दिया जाएगा। ठीक है, तो आनुवंशिकता के जनक कौन है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन कैसे कौन से आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लिंग संगलता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखिए। वो कौन सी बीमारी होती है? एक होती है हीमोफीलिया। बेटा हीमोफीलिया जिसके हो जाती है, ये क्या होते हैं, बहुत ही हिसाब से रहते हैं। मतलब हीमोफीलिया का मतलब ये हुआ, जैसे मेरा ये हाथ है, हाथ अगर कहीं पे चोट आ गई तो क्या होता है, वहां से खून आना बंद नहीं होता, खून हमेशा चला रहता है। ठीक है, ये क्या होती है, जेनेटिक्स बीमारी होती है। ये अगर एक लोग के हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, तो ये बीमारी ऐसी होती है कि ये बीमारी जिसके भी हो गई, कहीं पर भी हल्की सी अगर सुई सी भी अगर कट जाता है या सुई सी भी भूख जाती है तो क्या होता है, वहां से बच्चों खून आना बंद नहीं होता, प्रॉपर्ली खून चला करता है। जब तक खून आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक खून ये बंद नहीं होता है। ठीक, ये बीमारी जो थी, इंग्लैंड की एक महारानी थी एलिजाबेथ, वो क्या है, उनके बीमारी थी, कौन सी है, हीमोफीलिया। ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ठीक है, जब उनके बीमारी थी तो उन्होंने अपने लिए रुई का महल बनवाया था, उसमें रहती थी। ठीक है, तो दूसरी बीमारी इसमें हुई वर्णनता। जैसे ये क्या हमने, वर्णनता का मतलब होता है एक रंग से अनेक रंग का दिखना। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे ये हमने हरे मार्कर से लिखा, हरा रंग है। ठीक है, तो उनको क्या आएगा, इसमें डिफरेंट नहीं पता होगा कि ये हरा है कि ये काला है। ठीक है, ये हरा है कि काला, ये सही से रंग नहीं बता पाएंगे कि कौन सा रंग है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, रेलवे में नहीं रखा जाता। जो लोग इस वर्णनता रोग से ग्रसित होते हैं उन लोगों को रेलवे में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो लाइट का मतलब ही नहीं बता पाएंगे, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, कौन सी लाइट है। ठीक है, तो इन लोगों को रेलवे में नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। कह रहा गोली दर्पण है, उसमें क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है, और फोकस दूरी जो फोकस निकलती है उसमें, और जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है उसके बीच में संबंध बताना है। कैसा क्या संबंध है, इसकी आधी होती है कि दोगुनी होती है। ठीक है बच्चों, आपने फार्मूला तो पढ़ा है फोकस दूरी का, F बराबर R/2। क्या पढ़ा है बच्चों, F बराबर R/2। तो R कॉमन हो जाएगा तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर, R बराबर 2F। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी की आधी क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, तो फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है, रेडियस, मतलब त्रिज्या क्या होती है, R जो है इसके दोगुना होता है, तो ये है इसके दोगुना फोकस दूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो F बराबर R/2। तो ऐसे क्या होती है, जो आपकी ये त्रिज्या इसकी आधी होती है, दोगुना होती है, तो ये इसके दोगुना है, इस वजह से फोकस दूरी इसकी दोगुना है। ठीक है, अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा दूरदृष्टि से पीड़ित, कह रहा दूरदृष्टि, कह रहा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों। जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास अटेंड की होगी, ये क्वेश्चन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जरा सी भी कतई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा लेंस लगना है, तो बच्चों इसमें कौन सा लेंस लगेगा बच्चों, उत्तल लेंस। कौन सा लगेगा बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, दूर के लिए उत्तल लेंस, पार निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अब ये आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में हो गए। अब आप लोगों को हम आपको लोगों को करा देंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि क्या हम आपको उनको क्वेश्चन बता देंगे और आंसर क्या है आप लोगों को अपने गेस्ट कॉपी से पढ़ना होगा। ठीक है, इतना आपने करा दिया कि आप लोगों को पास होने के लिए इसमें से नंबर मिल जाएंगे। उसमें से आपने अगर गेस्ट से मेहनत कर ली तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप गेस्ट के लिए जो क्वेश्चन बताएं सिर्फ आप पढ़ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए और क्या होगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है बच्चों, अब देखिए वो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए थे। और हमने आपको लोगों के इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों को हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ वीडियो डाले थे, उसमें से वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए। कोई भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा। और हमने आपको न्यूमेरिकल का भी वीडियो दे दिया था, जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो क्या आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में लग के आते हैं, जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे उसमें लगे होंगे सभी क्वेश्चन के साथ में, अथवा करके आएगा कि ये करिए न्यूमेरिकल के लिए। जो आपने न्यूमेरिकल अच्छे से मेरे देख लिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, जो भी वीडियो हो आधा एक घंटे का, आराम से आपको क्या होगा, फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान ट्रिक से हमने भी समझाया, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में मेरा वीडियो। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं ये सभी, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। इससे बाहर क्या है, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये मेरी 100% गारंटी है। इतना आपने अगर तैयार कर लिया तो आपको क्या होगा, कोई पेपर में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 70-80 से आप आराम से 70-80 का स्कोर कर लेंगे बच्चे। ठीक, 100% की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, कैसी आपकी तैयारी है ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए बेटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर करने में, आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। कह रहा है ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, विधि द्वारा गुण का उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो भी अपक्रिया चलती हो उनको, जो भी अपक्रिया आपने पढ़ी हो, ठीक है, जो भी लिखी हो उनको आराम से पढ़ लेना। दूसरा कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, जो श्रेणी आपने पढ़ी थी विद्युत रासायनिक की, उससे आप क्या समझते, उसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। एल्केन, एल्कीन तथा एल्कोहल पर टिप्पणी लिखिए। ये तो बहुत ही सिंपल, जिन बच्चों ने एपीसी पढ़ी हो उन्होंने जरूर इसको पढ़ा होगा। ठीक है, मेंडलीव तथा मोजले की आवर्त प्रणाली के नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडलीव की आवर्त प्रणाली भी बहुत अच्छी बच्चों। धमनी तथा रुधिर तथा लासिका में अंतर लिखिए। ठीक, अंतर लिखने का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक तरफ आपने रुधिर लिख लिया और एक तरफ लासिका। ठीक है, रुधिर लासिका, क्या लिखा आपने बच्चों, रुधिर लासिका। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें अंतर लिख दिए। जैसे क्या होता है, रुधिर में क्या नहीं पाई जाती है, रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और लासिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। ये अंतर हो गए, ऐसे ही अंतर सब डिफरेंट देख देख के लिख देना। ठीक है बच्चों, अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी सिरा एक तरफ, धमनी एक तरफ सिरा, इनके भी अंतर लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है गर्भ निरोधक की विधियां कौन सी हो, जो भी गर्भ निरोधक रोकने के लिए गोलियां खाई जाती है और भी कोई उपाय किए जाते हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा प्रागण से, प्रागण किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूर दराज दोष के कारण, नहीं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, कह रहा है दूर दृष्टि दोष के कारण तथा उनका निवारण। ये दूर दृष्टि है उसका कारण तथा उसका निवारण भी लिखना है। ठीक है, अब आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 किलोवाट को घंटा जूल में बदलना है, फार्मूला से रखिए, उड़ा दीजिए, तुरंत फूट जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायो सेवर्ट का नियम जैसे पढ़ाए गए थे उसको आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब कह रहा है एक समान धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक समान धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इसके बारे में लिख दीजिए। आपके क्या हो गए, 15 क्वेश्चन बच्चों हो गए। अब आपको हम क्या है लॉन्ग क्वेश्चन बता दे, वो आप आसानी से तैयार कर लीजिए, जिससे आप क्या हो आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिए, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन कौन से आएंगे। ठीक, ये हमने आपके लिए बढ़िया से अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे 11 क्वेश्चन है, इसमें से देख लीजिए कौन कौन क्या है, पढ़ के देख लीजिए। ठीक है बच्चों, इससे बाहर कोई नहीं जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों। ठीक है, मेहनत करके आप लोग रात भर जाग के पढ़ लीजिए बच्चों, तो क्या होगा
आपको आने वाले जो दिन होंगे आपके अच्छे होंगे, मार्क्स के लिए रोना नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। कह रहा विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक नाम तथा बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। ठीक है बच्चों, और दूसरा कह रहा है किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर टिप्पणी कीजिए। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पाचन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। पाचन है डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे आप क्या समझते हो, उसके विभिन्न अंग जो हैं उससे आप क्या समझते हो, उसके जो विभिन्न अंग है उसके बारे में लिखिए। जैसे आमाशय से, इसके बाद है छोटी आंत हुई, बड़ी आंत हुई, आहार नाल हुई, इन सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो, उत्सर्जी पदार्थ के अंग लिखिए तथा उसकी क्रिया विधि, जो उत्सर्जन अंग है क्या करता क्या नहीं करता, उसके वर्ग के बारे में सब कुछ आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल ने जो नियम दिए थे उसके नियम की विवेचना कीजिए, उसके बारे में लिखिए कौन कौन से उन्होंने नियम दिया था। जैसे एक संकर, दो संकर, पृथक, प्रभाता का नियम, ये सब जो नियम दिए थे उनके बारे में लिखे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उधर, डार्विनवाद के बारे में लिखना जो उन्होंने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मानव नेत्र किसे कहते हैं, विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। कह रहा है मानव नेत्र किसे कहते हैं, उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे क्वेश्चन बताए उसमें से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम का नियम ये जरूर आएगा। ठीक है, कह रहा ओम का नियम के बारे में लिखिए और उसका सत्यापन कीजिए कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है बायोसेवर्ट का नियम। ठीक है, अभी फ्लेमिंग का नियम जो बताए थे वो शॉर्ट में था, वो बायोसेवर्ट का नियम ये क्या है इसमें लॉन्ग में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस लास्ट में फैराडे। फैराडे क्या है, इन्होंने क्या किया था, बिजली का आविष्कार किया था। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय, ठीक है, फैराडे का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है अमर्स अकेडमी में, आप लोगों को इतना जो कुछ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक है, कृपया करके मेरा वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृपया करके जो भी वीडियो हैं, हम जितनी भी वीडियो आपको बनाएंगे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आज की शाम अमर्स अकेडमी के नाम। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़े, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप लोगों को एग्जाम के बाद।